सो इस स्क्रिप्ट से तो ये तो क्लियर हो गई सर, डिसाइफर होने से, कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी ऐसी कोई थ्योरी मतलब कोई प्रैक्टिकल में या रियलिटी में कभी नहीं हुई, राइट? अब हम ये बोल स्क्रिप्ट सकते से हैं। फाइनल होता है, लेकिन हमें सब पता था ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है हमारा इतना लिटरेचर है, हमारा ग्रंथ, ये सब कितना राइट। है, उनमें भाषा की बदलाव होता है, मतलब लिंग्विस्टिक चेंज बोलते हैं। भाषा आपका पुराना ऋग्वेद का मंडल है, जो चौथा मंडल, ये सब उसका भाषा, और नया मंडल जो 9-10 ये सब है, उनमें भाषा की आपको ये चेंज दिखता है, बदलाव दिखता है। सामवेद में आपको और बदलाव दिखता है, यजुर्वेद में और बदलाव दिखता है। ऐसे ही उपनिषद ये सब आप जब देखते हैं, ये सब 600 साल में नहीं हो सकता है ना, उनको हजारों साल चाहिए। तो ये नहीं हो सकता है कि 1000 साल क्रिस्त पूर्व 1000 साल पहले कुछ कोई आया और 600 साल में पाणिनि का समय आ गया और ये सब लिख दिया, ये सब महाभारत रामायण ये सब हुआ इतनी छोटे समय में। ऐसे नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। सो हमें सब पता था, और ये जो उपनिषद में फार्मूला है, फार्मूला मतलब कैसे ये आल्टर यज्ञ कुंड कैसे करना है, उसके लिए उन्होंने ये कृतिका जो उदय होता है, उसका टाइम ये सब बोल दिया, कैसे मालूम करना। ये 2300 BC में उसका टाइम है। सो ऐसा बहुत सब है जो आर्यन इन्वेजन थियरी ऑलरेडी, क्या मतलब, ये जस्ट एक विवरण था, ऐसे हो सकता है। और ये लिपि का ये सिंधु लिपि जब डिसाइफर हो गया तो इसका कंप्लीट स्टॉप हो गया। यस, कल ही मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, तो उसमें डिस्कशन हुआ कि मान लीजिए हमारे यहाँ की भाषा अगर मैथिली है, मगही है, सो जहाँ की जो भाषा होगी, लिटरेचर तो वहीं सबसे ज्यादा डेवलप होगी, राइट? सो आपने जो कहा कि कोई अचानक से बाहर से आएंगे, फिर सरस्वती नदी के किनारे वेद लिखने लगेंगे, महाभारत लिखने लगेंगे, और उनके यहाँ कुछ नहीं मिलता, राइट? मतलब जहां से हम क्लेम कर रहे हैं वहां कोई लिटरेरी वर्क नहीं दिखता हमें। लिटरेरी वर्क छोड़िए, कुछ अटेस्टेड ही नहीं है। मतलब ये जो बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं, जो आज का एस्टोनिया ये सब है ना, उनका कुछ उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। 500 साल 600 साल 600 साल पहले उन्होंने लिखा, इसके पीछे कुछ नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग वहाँ से आए हैं वहाँ कुछ नहीं किया, और कहाँ जाते हैं वहाँ बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कुछ सोच लिया, दर्शन किया, और उपनिषद किया, ये सब असंभव है। सो आर्य भारत में बाहर से नहीं आए, और आर्य इज सभ्य पीपल, राइट? हम राहुल द्रविड़ को आर्य कहते थे कि नाम में द्रविड़ है, बट ही इज आर्य, राइट? आर्य का मतलब बहुत लोगों ने शोधन किया, और एक महानुभाव ने मुझे कहा कि जो एक जगह में ग्राम करके वास करते हैं और वहाँ कृषि सब करते हैं, उन आर्य है। जो घूमते हैं पशु के लेकर, उन आर्य नहीं है, उन म्लेच्छ है, क्योंकि ये दूध बेचकर और मांस खाकर रहते हैं।
सो उन म्लेच्छ है, और जो रहकर कृषि करता है वो आर्य है। राइट, तो जो सिविलाइजेशन की स्टार्ट हम एग्रीकल्चर से कहते हैं, तो राइट, एंड हंटर गैदरर हम मलेच्छ को कह सकते हैं, राइट। हंटर गैदर और पैस्टोरल बोलते हैं ना, उनका साथ ये क्या पशु है, खाना बदोश, हाँ, यस यस, गाय या घोड़ा या बकरी, ये सब वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाते हैं, और जैसे चाहते हैं वो बकरी को काटते हैं और खाते हैं, उसका दूध पीते हैं, उसका चर्म से ये करते हैं क्या, उनका ड्रेस सब करते हैं, वो मलेच्छ है। और जो बैठता है, जो कृषि करता है, जो कापस से उनका वेशभूषण करते हैं, ये सब आ रहे हैं। राइट। तो अगला मेरा प्रश्न है सर कि बाकी लोगों ने कौन सी गलतियां की कि वो कभी डिसाइफर नहीं कर पाई? ये जो स्क्रिप्ट है, मतलब उनका अप्रोच क्या था? आपका अप्रोच, जैसे दर्शकों को मैं बता दूं कि सर ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंफॉर्मेशन थ्योरी, कंप्यूटर के आज की एआई का प्रयोग, राइट, एंड क्रिप्टोग्राम, एक एक जैसे सीक्रेट कोड को जैसे तोड़ते हैं, उस विधि से सर ने प्रयोग किया है, उस पे हम लोग बात करेंगे। बट सर, हम जानना चाहिए बाकी लोग किस अप्रोच में जा रहे थे? क्या वो फिक्स अप्रोच था कि इसको हमको तमिल प्रूफ करना है, इसे हमें कुछ और प्रूफ करना है, राइट? मतलब क्या अप्रोच था बाकी लोगों का? तो ये इस क्या है कि आप इस लिपि का कुछ प्रीकंसीव्ड नोशंस थे। प्रीकंसीव्ड नोशंस मतलब उन्हें ये भ्रम था कि ये द्रविडियन भाषा होगी, और ये लोगोग्राफिक मतलब एक चिन्ह है ना, उसको एक पद का मूल्य है। मतलब राम बोलने के लिए एक चिन्ह, तो अक्षर नहीं, मतलब सो उनका ये अप्रोच था। ये अप्रोच क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे ये उसका समझ था कि बहुत पुराना लिपि सब ऐसा ही है, तो उन्होंने ऐसे ही ट्राई किया, और जो जिसने भी ट्राई किया ऐसे ही किया, जिसने भी नहीं, एक दो SR राव, उन्होंने सब डिफरेंट उसने सिलेबिक ट्राई किया, मतलब एक अक्षर के नाते ट्राई किया। लेकिन क्या है कि उस टाइम पे ये डेटाबेस नहीं था। डेटाबेस मतलब ये सब लिपि ये ना उसका एक जगह में कंप्यूटर में नहीं था। तो जो देखता है वो पुस्तक में देखकर वो बहुत कठिन है। और एक क्या मतलब, जो आप देख कर करते हैं, आपका दिमाग वो उसको क्या देखता है, तो आप वो लिखेंगे। तो कंप्यूटर का उपयोग करके और बहुत लिपियां खोद गई है। सो कंप्यूटर क्या करता है, उसको देखने का और उसका ये प्रॉब्लम नहीं है। वो आपका क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, और डिक्शनरी मैच करता है। डिक्शनरी मतलब शब्दकोश मैच करता है, और वो अगर कुछ मिलता है वो दिखाता है। तो बहुत सिंपल है, जस्ट रिपीटेटिव है, मतलब एक करके एक के बाद अक्षर चुनना टेस्ट हो रहा है क्या, मतलब एल्गोरिथम के रूप में वो ग्रुप में सब करना, क्रॉस चेक और होते वो जा रहे हैं, राइट। सो वो ऐसे करके और बहुत लोगों ने दूसरे स्क्रिप्ट ये सब किया है, क्योंकि मैं पहला नहीं जो इसने ये मेथड अप्रोच किया। तो मैंने सोचा है ये ट्राई कर सकते हैं। अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो छोड़िए, और कुछ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। जो मैंने सुना था कि आपने लॉकडाउन में एक्चुअली एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया कि आपका समय कट जाए, राइट? मतलब आपको लगा कि इट विल टेक मंथ्स कि लॉकडाउन खत्म हो। लॉकडाउन में बहुत कुछ हुआ हमारा भारतीय लोगों के लिए क्योंकि वो कितना स्ट्रिक्ट है, ताकि बाहर नहीं आ सकते, कुछ सिनेमा नहीं देख सकते हैं,
रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं। तो और महीना पर महीना वो लॉकडाउन चलता रहा। तो मैंने सोचा कुछ कोई कठिन जब प्रॉब्लम है वो उसका खोज कर देंगे, कुछ नहीं क्या नहीं तो हमें टाइम फिल हो जाएगा। सो ऐसे मैंने स्टार्ट किया जब लॉकडाउन के 2-3 महीने बाद शुरू होने के बाद, और उसका ही जीवन शुरू हो गया और बहुत कुछ पढ़ने को मिला। 4000-5000 साल पहले का ये इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ से प्रयास करके अब हम यहाँ हैं। सब जो नहीं टूटा हुआ है वो सब इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया है। राइट। सो आप लोगोग्राफिक वर्ड यूज कर रहे हैं, जो मैंडरीन है, जो चाइना की भाषा है, वो लोगोग्राफिक है, राइट? मतलब लोगोग्राफिक या लोगोसिलेबिक बोल सकते हैं। लोगोग्राफिक का मतलब एक चिन्ह का एक पद का मूल्य है। मतलब पेड़ के लिए एक चिन्ह है, मानव के लिए एक चिन्ह है, ऐसा। और लोगोसिलेबिक मतलब उनमें एक कुछ चिन्ह है जो उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे ये उच्चार करना है, तो वो लोगोसिलेबिक बोलते हैं। सो लोगोसिलेबिक बहुत स्क्रिप्ट है, पुराना स्क्रिप्ट बहुत लोगोसिलेबिक होता है। लेकिन उनमें क्या होता है कि चाइनीस में 30,000 चिन्ह है, इसमें 3-4 हजार चिन्ह उपयोग करना ही है। और जो आप लिखते हैं, छोटा कुछ लिखते हैं, वहाँ वो चिन्ह रिपीट नहीं होता। मतलब ये आपका ट्रेन स्टेशन का नाम है ना, उसमें रिपीट नहीं होता, वो छोटा है। तो मैंने देखा कि सिंधु लिपि में रिपीट बहुत होता है। तो इसका मतलब ये लोगोग्राफिक नहीं हो सकता है। और एक क्या मतलब 3,000-4,000 चिन्ह नहीं है इसमें, इस सिंधु लिपि में। ज्यादा से ज्यादा 4 रिपीट बहुत हो रहे हैं। हाँ, रिपीट बहुत हो गया। और नंबर ऑफ ये चिन्ह का संख्या है ना, वो कम है। ये 100 या 200 या 400, उससे ज्यादा नहीं है। तो लोगोग्राफिक नहीं हो सकता है। लोगोग्राफिक में आप ट्राई किया तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और लोगोग्राफी में क्या है कि आपको एक मच्छी या एक पक्षी का अगर चिन्ह है, जो मैं सोचता हूं और आप सोचते हैं, वो अलग हो सकता है। बिल्कुल। तो इसमें फॉल्सिफाइबिलिटी नहीं है ना। जो मैं पढ़ सकता हूँ, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन जो सिलेबिक होता है, मतलब जिसमें उच्चार का एक मूल्य है, ये आप वो 2-3 चिन्ह को अगर आपने जोड़ लिया, तो पद होना चाहिए उच्चार करने, और उसमें आपको मीनिंग मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब है ये आपने ठीक से इसका मूल्य नहीं दिया है, इसका अक्षर आपने ठीक से खोद नहीं लिया। तो इसमें बहुत आसानी से आपको पता चलता है कि ये सही है या नहीं। अगर आपने 100 इंस्क्रिप्शन को लिख दिया और इसमें 10 आपको आप पढ़ नहीं सकते, वो 10 में जो कॉमन चिन्ह है वो ठीक नहीं है। तो आप उस चिन्ह को वापस फिर से खोज सकते हैं। ऐसे ये क्या होता है, ये सेल्फ करेक्टिंग होता है। जो कहाँ आप गलत हो गए, वहाँ आपको ठीक आसानी से मिलता है कि ये चिन्ह आपने गलत से खोद लिया, फिर से खोदो। तो रिपीटेडली, मतलब ये करते 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 आपको मिलता है जो जिसमें आप सब पढ़ सकते हैं आसानी से। और ये व्याकरण में ओके, व्याकरण है।
ओके ओके, तो ये सर कुछ जैसा सुनने में लग रहा है, सुडोकू में जैसे हम कोई गलती कर देते थे, कोई एक नंबर गलत डाल देते थे, तो लगता था कि अब रिपीट हो जाती थी, या तो हमें लग जाता था कोई डिजिट तो हमने गलत एज्यूम किया है, एंड देन फिर ऐसा से है। करेक्ट करते थे, राइट? या या ऐसा है। राइट राइट। ओके, तो इसमें आपने कहा व्याकरण भी, मतलब पहला तो इनका जो एजम्पशन था कि ये प्रिमिटिव लैंग्वेज है, लोगोग्राफिक है, तो व्याकरण आपने बोल दिया, तो ये तो पूरा प्रॉपर हम संस्कृत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि संस्कृत आएगी तो व्याकरण भी आएगा। जी जी, तो क्या हो गया कि मैंने जब पहले मैंने किया, मैंने व्याकरण नहीं देखा, और मैंने जस्ट एक एल्गोरिथम है, ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी का मतलब पहले से शुरू करो, कितना मैच हो जाता है, कितना आपको मिलता है, उतना लंबा पद खोदो और वहां डालो, जो शेष बचता है उसमें फिर से ये ग्रीडी करो। तो मैंने व्याकरण नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मतलब सिर्फ वहां सब आपको पद मिला, तो वो ही एक अद्भुत है, क्योंकि जो एक भाषा का जो अक्षर, जिस अक्षर के पास कौन सा अक्षर आता है, वो बहुत यूनिक है। एक भाषा का वो एडजेसेंसी बोलते हैं, एक भाषा का एडजेसेंसी आपको और एक भाषा में नहीं मिलता है। तो समझ लीजिए आप इंग्लिश का जो अक्षर है, उनको आप हिंदी का मूल्य दीजिए, तो क्या होता है, आपने रैंडमली दिया या आपने फ्रीक्वेंसी पे सॉर्ट करके दिया, कुछ भी किया, तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी में अगर सॉर्ट किया तो ई है ना, ई और ए, वो एल और ए, ये असाइन होता है, तो आपको ए मिलता है। ए मतलब ए संस्कृत में एक के बाद नहीं आ सकता, लेकिन इंग्लिश में एल आ सकता है। तो आपको मालूम पड़ता है कि ये भाषा ठीक नहीं है। तो सो उनको सब फोनोटैक्टिक्स एक सब बोलते हैं, मतलब जो रूल्स है, जो नियम है कि इस शब्द के बाद कौन सा शब्द आ सकते हैं, उसको फोनोटैक्टिक्स बोलते हैं। वो हर भाषा का अलग है, कंप्लीटली अलग है। तो जब मैंने ये सब पद को डाल दिया, मुझे मालूम था कि ये भाषा ठीक है। तो बाद में मेरा समझ था कि इस टाइम पे, मतलब 2000 साल 3000 साल क्रिस्त पूर्व में, ये भाषा की ग्रामर क्या है, ये सब मुझे नहीं पता। ग्रामर क्या है और उसका उच्चारण कैसा है, वो मतलब देखिए, आपकी पुरानी हिंदी और आज की हिंदी में थोड़ा फर्क है। तो मुझे नहीं पता था कि वो संस्कृत है या संस्कृत का कोई माता भाषा है, या मुझे मालूम नहीं था। लेकिन एक ट्विटर पे एक लिंग्विस्ट ने बोला कि ये जो इंडो यूरोपियन फैमिली है, वहाँ पहले से ऐसा ग्रामर था, मतलब उपसर्ग था और प्रत्यय था, ये सब था, ये सब ग्रामेटिकल टर्म्स है, मतलब व्याकरण का टर्म्स है। तो मैंने सोच लिया, मुझे कौन सा ग्रामर आता है, सिर्फ पाणिनि का हमें मालूम है, इसके पहले का मुझे था, यास का ये सब था, लेकिन हमें संस्कृत का व्याकरण मतलब पाणिनि ने दिया, उसमें सबको ये समझ है। तो पाणिनि का मैंने ट्राई किया, मुझे शौक हुआ कि सब अच्छा असेंबल होता है, सब आप पढ़ सकते हैं। सो व्याकरणबद्ध मतलब जब आपका नाउन है और एडजेक्टिव है, नाउन एडजेक्टिव के में हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, विशेषण, नाउन, विशेषण, ये एडजेक्टिव इज विशेषण, and संज्ञा, नाउन इज संज्ञा। तो क्या होता है कि उसका विभक्ति एक ही होना चाहिए। जो अगर पहला का प्रथमा विभक्ति है, तो विशेषण भी प्रथमा विभक्ति होना चाहिए, ये द्वितीय तो ये भी द्वितीय होना चाहिए। ये सब क्या बोलते हैं कि एडजेक्टिव नाउन एग्रीमेंट।
उस मिलना चाहिए। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो जो देवता का नाम है वो संबोधना में होना चाहिए, संबोधना विभक्ति। और आपका जो आप मांगते हैं वो क्रियापद लोट लकार में होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सब रूल्स है जो संस्कृत में बहुत कठिन है, और ये सब मिलता था जब मैंने पढ़ा और ये सब मिला। क्योंकि देखिए, अगर आपने कोई गलत भाषा को ऐसा शुरू किया, आपको पद भी नहीं मिलते हैं। आप छोटा छोटा पद यहाँ तक, आधा यहाँ आधा वहाँ आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको व्याकरणबद्ध कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक और क्या है कि आपको बहुत छोटा पद मिलेगा आप जब आपने फोर्स किया। लेकिन इसमें हमें जो ऋग्वेद का कुछ रेयर वर्ड्स है, मतलब विरल पद है, ये सब मिलता है हमें, जैसा नराहन। तो वो और कहीं नहीं है। जी जी, जो और कहीं नहीं। और एक दो नहीं, एक 10-15 है। तो ये सब आपने देखा तो आपको समझ आएगा ये नहीं हो सकता, मतलब मैथमेटिकली ये एक्सीडेंटली नहीं हो सकता। ऐसे 8 फैक्टर्स है जो अब आपने ट्राई किया, फोर्स किया, वो क्या बोलते हैं कि ये मल्टी डिमेंशनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये बहुत कठिन प्रॉब्लम है जो अगर आपने किया तो आपका पास क्वांटम कंप्यूटर चाहिए, नहीं तो ये नहीं कर सकते। ये एक्सीडेंटली नहीं आता है ना। तो ये सब देखकर अगर किसी ने देख लिया, उसको मालूम होना चाहिए कि ये 100% व्याकरणबद्ध संस्कृत है। सो इट्स लाइक जब हमें एमसीक्यू, एक जैसे लेमैन टर्म में अगर बोले, एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस है, तो जब हमें आंसर नहीं पता होता है तो फर्स्ट वी ट्राई टू एलिमिनेट कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो शायद आपने वो जो डिक्शनरी का यूज किया और व्याकरण के यूज किया, तो यू रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जो वो ट्रायल हम करते तो आपने रिड्यूस कर दिया, राइट? मतलब क्या है कि मैंने व्याकरण मैंने सब सिर्फ पढ़ने के लिए उपयोग किया, उससे एक दो चेंजेस हो गए वैल्यू का। लेकिन ये 90% 99% ये सब डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी आपको देता है। तो मतलब देखिए, अगर आपको 3 अक्षर है, एक पद में 3 अक्षर है, तो आपको 600-700 पद उसमें फिट होता है। लेकिन जब पहला 2 अक्षर एक ही है, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, पहला 2 अक्षर एक ही है, तो आपको एक ही मिलेगा। और अगर 3 अक्षर का पद में आपको 2 मालूम है, तो आपको 600 नहीं मिलेगा, आपको 4 मिलेगा। तो ऐसे कम हो जाएगा। और अगर आपको 4-5 पद मिलता है जहाँ एक ही आपको नहीं खोदना, जो चिन्ह है आपने नहीं खोदा है, एक ही है, तो आपको ये वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। ये क्या मतलब है, टीडीएस है, ये एक के बाद